नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 16 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि शादी की जो उम्र है एक लड़की की, अब वो 18 साल से बढ़ा करके 21 साल की जाएगी। तो इस मुद्दे को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है, फ्रंट पेज पे इसको डिटेल में देखो। बात कुछ ऐसी है, पिछले एक साल से लगभग बातें चल रही हैं। जब 2020 में इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लीगल एज है मैरिज की एक वुमेन के लिए, वो 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक मैन और एक वुमेन दोनों की एज सेम होगी तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए देखो, बात ऐसी है, एक तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसके अलावा द स्पेशल मैरिज एक्ट इसमें, और हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, इनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्रॉपर मैनर में। देखो, इस बारे में नीति आयोग को पहले ही रिकमेंडेशन दी जा चुकी है। एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसको हेड किया था जया जेटली, जो कि समता पार्टी की लीडर है बेसिकली। तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि हमने बोला पूरा सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में हमने ये फाइनलाइज किया और हमारी रिकमेंडेशन कुछ ऐसी रही। फिर बात ये आ गई कि ये जो भी रिकमेंडेशन है जिसमें 18 साल से बढ़ा करके 21 साल उम्र की जा रही है लड़कियों की शादी के लिए, तो बोलो उसमें कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की अगर डिटेल की बात करें जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसमें पूरे देश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 तक आ चुकी है। इसका मतलब पॉपुलेशन तो अंडर कंट्रोल है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई यहाँ पर कोई मुद्दा या जो टारगेट है वो नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि रिप्लेसमेंट लेवल पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है वो 2.1 होती है, जबकि टीएफआर कितनी चल रही है इंडिया की 2। तो बोला इंडिया ऑलरेडी अटेन कर चुका पॉपुलेशन कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि चाइल्ड मैरिज की बात करें तो उसमें अभी तक बोला इतना ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइल्ड मैरिज कम अभी तक भी नहीं हुई है। कोई ज़माना, जैसे फॉर एग्जांपल 2015-16 की बात करें तो लगभग जितनी भी शादियां होती थी उनमें 27% चाइल्ड मैरिजेस थी, वो रिड्यूस होकर के कितनी हो गई 23%। तो बोले ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है अभी चाइल्ड मैरिजेस में। तो मुद्दा है जो है वो हमने देखा। इसके आगे जो चेंजेस करने होंगे लॉज में वो कुछ इस तरीके से हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 क्लॉज 3, जिसमें 18 साल से उम्र अभी लिखी हुई है उसको 21 साल में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, इनमें भी 18 साल की उम्र बताई हुई है एक लड़की के लिए, तो उसको भी राइज करके अब 21 कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके पहले अगर देखो तो 1978 में 18 साल की उम्र कर दी गई थी एक लड़की की, जो लीगल मैरिज की जो एज होनी चाहिए वो पहले 15 साल ही चल रही थी। और वो एक्ट कौन सा था उस टाइम पे? शारदा एक्ट, जो कि 1929 में अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ठीक है। उसमें 15 साल ही उम्र थी, उसको बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया था 1978 में, ठीक है। दूसरा एक ये कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है कि बोला 18 साल की उम्र में जब शादी होती है तो बोला फिजिकली थोड़ा सा इशू रहता है, तो उस केस में थोड़ा सा अगर बॉडी फिजिकली देखा जाए तो मेच्योरिटी एक लेडी की बॉडी में आ जाए तो उसके बाद में अगर वो बच्चा कंसीव करे तो बोला ठीक रहता है। न्यूट्रिशन लेवल बच्चे में जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं बोला उनमें भी ठीक ठाक मेंटेन रह जाएगा। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अभी पार्लियामेंट्री सेशन की बात करें तो यहाँ पर हम 2 मुद्दों को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि लगभग 10,000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी चल रही हैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़ और आईआईएम्स की अगर कंबाइंडली बात की जाए तो। दूसरा मुद्दा हम यहाँ पे देखेंगे, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसने अभी इरिगेशन स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना, उसको एक्सटेंशन दिया है। तो ये दोनों न्यूज़ हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी आईआईटीज़, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है। ये बात एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने राज्यसभा में आंसर देते हुए कहा। और इनका ये कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर अगर अब करंटली देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो इनका ये कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 6,535 फुल टाइम टीचिंग पोस्ट जो है वैकेंट हैं। इसके अलावा आईआईएम्स की बात करें तो वहाँ पर 20 वैकेंसीज़ हैं।
है ना, 20 IIMs हैं, उनमें 403 वैकेंसीज हैं और 23 IITs हैं, उनमें 3876 पोस्ट हैं वो वैकेंट है। तो ऐसे में ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। ये ज़रूरी है कि इसके आगे जो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल SC ST OBC, इनका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या IIMs में IITs में बहुत कम है। जैसे आप देख सकते हो कि SC कम्युनिटी से जो फैकल्टीज़ हैं उनकी पोजीशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी ऑक्यूपाइड है, 1015, ST की केवल 590, OBC की 1767। ठीक है, ये मतलब ये वैकेंट है बेसिकली, है ना, इतनी है। और IITs में अगर देखिए कलेक्टिवली लगभग 30 IITs में 32 ST, 183 SC, 462 OBC फैकल्टी, ठीक है, ये अवेलेबल है। इसके अलावा IIMs में अभी फैकल्टीज़ कितनी हैं SC ST और OBC कम्युनिटी से, 5 27 45, जबकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर टीचिंग की पोजीशन पे 7.5% तो ST कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स होने चाहिए, 15% SC कम्युनिटी के और 27% OBC कम्युनिटी के। तो बोला इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा से, ये रिपोर्ट यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रही है। ठीक है, SC ST SC और OBC तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IITs और IIMs में अंडर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है, ये डेटा शो करता है यहाँ पे। ओके, इसके आगे देखिए दूसरी न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने देखो इरिगेशन स्कीम को एक्सटेंशन देने की बात की है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस स्कीम के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो इसको देखो एक्सटेंशन मिल गया है 2026 तक। बेसिकली ये स्कीम जो थी वो 2015 में लॉन्च हुई थी, अब 93,068 करोड़ रुपए का और एक्सटेंशन मिला है इस स्कीम को, जो कि 2021 से 26 के बीच में अलोकेट किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो एक मुद्दा और आ गया आपके लिए कि कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ो कि कौन सी कमेटी है, इसको कौन चेयर करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, उन चारों कंपोनेंट्स को भी आप रिवाइज करोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उनको 2021-22 से एक्सटेंड करके ओवरऑल कितना कर दिया 2025-26 तक की। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 90% फंडिंग का लोकेशन की बात की है। किसके लिए? 2 नेशनल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, 2 नेशनल प्रोजेक्ट्स। एक तो है रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, कौन से? पर्टिकुलरली यमुना बेसिन पे लोकेटेड जो 5 स्टेट्स हैं उनको अवेल कराना, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, दोनों चीज़ें। ठीक है जी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की शुरुआत मेनली यमुना बेसिन पे बेस्ड है। तो 6 स्टेट्स हैं, इसमें 5 नहीं 6 स्टेट्स हैं यमुना बेसिन पे, जिनमें आप देख सकते हो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है जी। इन 6 को बोला फैसिलिटेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट की, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे। एक प्रोजेक्ट है रेणुका जी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एक लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो कि गजेंद्र सिंह जी है, उनका ये कहना है कि ये जो लखवार डैम प्रोजेक्ट है ना उत्तराखंड वाला, बोले ये यमुना रिवर पे कॉन्सेप्चुअलाइज हो चुका था 1976 में। अब आप देखो कितना साल हो चुका है, 50 साल तो हम बांग्लादेश के लिबरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो बोले इन दोनों डैम से बोले 13.81 लाख हेक्टेयर ज़मीन को इरिगेशन के लिए पानी अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये मुद्दा था, आगे बढ़े। हाँ, इसी पेज पे एक न्यूज़ हो रहा है, वो ये कि देखो कैबिनेट ने अपनी तरफ से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले से ही इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी, अब अल्टीमेटली ये अप्रूवल मिल चुका है। अब इसमें बात ऐसी है कि एक तो डुप्लीकेसी ना हो वोटर आईडी में, क्योंकि आधार आपको पता है सबका यूनिक है, एक आधार नंबर है परमानेंट। तो बोलो उससे इंटीग्रेट करने से डुप्लीकेसी जो है वोटर आईडीज़ की, एक तो वो हट पाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि डुप्लीकेसी जब बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस होती हैं, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए बात ऐसी है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसका सेक्शन 60 उसको अमेंड करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जो आधार एक्ट है
उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, ध्यान हो तो, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें ये कहा था कि सरकार अपनी जो भी स्कीम्स के बेनिफिट देना चाहती है उन स्कीम्स के अंदर आधार कार्ड का यूज किया जा सकता है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आप वोटर आईडी के लिए आधार कार्ड को यूज करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट था एक हमारा। आगे चलते हैं। फिर आगे एक छोटी सी न्यूज है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह कह दिया कि जो आपने लोकल बॉडीज में जो इलेक्शंस के लिए 27% रिजर्व सीट रखी थी ओबीसी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, पिछले कुछ दिनों पहले की न्यूज है, तो अब ये बोल दिया कि इनको जो 27% आपने ओबीसी की सीट्स को रिजर्व किया है ना, उनको आप अनरिजर्व करो और जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर करो, और फिर उसके बाद में इलेक्शन के जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए अपनी तरफ से नोटिफाई कर दिया। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई, प्रॉपरली देखा ही नहीं गया कि कितना ओबीसी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, कहां पर कितनी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो 50% की जो रिजर्वेशन पे कैपिंग लगी हुई है कि जितनी टोटल सीट्स हैं उन पे 50% से ज़्यादा रिजर्व सीट नहीं होनी चाहिए, बोला एक उसका वायलेशन होता है। तो इन दोनों चीज़ों में, एक तो एम्पेरिकल स्टडी की डिटेल स्टडी करो ग्राउंड लेवल पे, दूसरा 50% जो सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग लगाई हुई है उसको कंसिडर करते हुए आप फाइनलाइज करो कि कितना क्या रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 27% ओबीसीज के लिए जो आपने रिजर्वेशन रखा है लोकल बॉडी इलेक्शंस में सीट्स पे, तो बोलो वो अब नलीफाई हो चुका है, उनको जनरल कैटेगरी में रीनोटिफाई करो। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर सोरेन, उन्होंने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है सहाय। उसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम। ठीक है, हेमंत सोरेन है झारखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सहाय स्कीम लॉन्च की है स्पोर्ट्स सेगमेंट में। ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों को देखेंगे। एक तो लद्दाख में 6 शेड्यूल को लेकर के है, दूसरा खाने के जो आइटम्स हैं उन पे नॉन वेज या वेज का जो डिमार्केशन होता है उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, क्या स्टेटमेंट्स हैं, और बांग्लादेश में किस तरीके से बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए इंडियन डिप्लोमेसी ने अपनी तरफ से काम किया। ठीक है, तीनों आर्टिकल्स को अब देखते हैं डिटेल में। देखो, पहला जो आर्टिकल है दैट इज लद्दाख और 6 शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने ये देख ही ली थी न्यूज़, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था कि हाँ 6 शेड्यूल के बारे में एम लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ लेना। तो आर्टिकल भी आ गया अपने पास में सामने। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि जो लद्दाख से बीजेपी के एमपी आते हैं जिनका नाम है जेमयांग शेरिंग नामग्याल, तो उनका ये कहना था कि भाई हमें भी 6 शेड्यूल में एंट्री दो, जिससे कि हम हमारी ज़मीन को, हमारे लोगों के लिए रोजगार, हमारी संस्कृति को और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसमें देखो मुद्दा तब से हाईलाइट हो रहा है जब से जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया गया था 5 अगस्त 2019 को, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 वो एक तो नलीफाई किया गया था, और दूसरा दोनों एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड किया गया और डिवीजन के बाद में 2 यूटीज बनी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो देखो 6 शेड्यूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अंडर में आता है, जिसमें ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की फॉर्मेशन की बात की जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब आप जानते हो कि स्वतः अपने आप से काम करने के लिए आप कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं करो। तो इसके लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश की जाती है, जिनके पास में जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं अपने लोकल एरियाज को गवर्न करने के लिए। अभी तक आप देखो तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती हैं उनमें देखो 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कानून बना सकते हैं ज़मीन से संबंधित, वहाँ के जंगलों से संबंधित, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन। ठीक है, तो आसपास के एरिया को गवर्न करने के लिए लॉज, रूल्स, रेगुलेशन ये बना सकते हैं। ठीक है, साथ में ये भी देखा जाता है कि हाँ वहाँ के जो लोकल कल्चरल जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल टाउन लेवल पॉलिसिंग हो गई, इनहेरिटेंस की, हाँ बाप की या माता पिता के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में कैसे जाएगी, या फिर मैरिज, डाइवोर्स से रिलेटेड, या सोशल कस्टम, माइनिंग, इनसे संबंधित। तो इकलौती एक ऐसी टेरिटोरियल काउंसिल जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जो कि असम में है, उसमें ही केवल 40 मेंबर्स हैं। बाकी जितनी भी टेरिटोरियल काउंसिल्स 6 शेड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड है उनमें केवल 30 मेंबर्स हैं। एक तो ये ध्यान रखें।
साथ में ये जो असम में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ना, इसके पास में सब्जेक्ट्स भी 39 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे देखो 6 शेड्यूल अभी कौन कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ये मैंने कल ही बता दिया था। एटीएम मशीन, दैट मीन्स एटीएम तो हो गया आपका कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम मशीन हो गया, ठीक है। तो एटीएम मशीन, तो असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों में तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और त्रिपुरा में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि 6 शेड्यूल के अंडर है। तो टोटल कितनी होगी, 3 3 3 9 और 1 10। अभी एग्जिस्टिंग कितनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि 6 शेड्यूल के अंडर में है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। ओके, अब बात आ जाती है लद्दाख ऐसा क्यों चाहता है। देखो 5 अगस्त 2019 का जो डिसीजन था जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बनती है, तो उसमें एक ही चीज़ थी कि कश्मीर जब स्टेट था तो उस टाइम पर लद्दाख को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता था। जो पैसा फंडिंग आनी थी, डिसीजन मेकिंग का जो रोल होना था लद्दाख के लोगों का, वो नहीं होता था। तो लद्दाख बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि हमें जम्मू एंड कश्मीर से अलग करो, क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पर डोमिनेंस किसकी रहती है, जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स की। दूसरा, लद्दाख एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है। 2 एरियाज में आप मेनली लद्दाख को देख सकते हो, एक तो ले, एक कारगिल। ले की बात करो तो वहाँ तो बुद्धिस्ट हैं, और कारगिल की बात करो तो वहाँ पर शिया कम्युनिटी के मुस्लिम्स रहते हैं। तो इनमें दोनों का अपना अपना प्रोस्पेक्ट है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये कि ले वाले तो चाहते हैं भाई हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, जबकि कारगिल में जो शिया मुस्लिम्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके जम्मू एंड कश्मीर को यूनाइट करके और लद्दाख को भी उसमें मर्ज करवा लें। तो ऐसे में जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से लद्दाख के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थोड़ी बढ़ गई कि भाई हमें भी अब थोड़ा सा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। पर अब तो और ज़्यादा ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, लद्दाख के लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि पहले तो लेजिस्लेशन थी, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर से हमें कुछ मिलता था या नहीं मिलता था। अब तो बोला पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनके हाथ में पूरी लगाम चली गई। तो हमें भाई यहाँ पर हमारी यूटी में हमें सेपरेट 6 शेड्यूल में एंट्री दे दो। वैसे आप देखोगे ना तो 2 हिल काउंसिल्स ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है लद्दाख में, एक तो ले में और एक कारगिल में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बात करी थी, जिनके पास में लिमिटेड पावर है। फॉर एग्जांपल पार्किंग फीस लेना या फिर लैंड को अलॉट करना, या ये सारी चीज़ें है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है अभी। तो इस केस में वो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी और ऑटोनॉमी मिले। फिर देखो ग्राउंड लेवल पे जो अलग अलग आवाज़ें हैं, वो तो जितने भी सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है ले और कारगिल के, उन्होंने एक चीज़ ठान ली कि हम साथ में मिलकर के और 6 शेड्यूल की डिमांड करेंगे। और 6 शेड्यूल ही नहीं, हमें तो स्टेटहुडशिप चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए तो देखो हमने बहुत बार बातें की हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई डिलिमिटेशन से पहले हमें स्टेटहुड दो। वो सारी चीज़ें मांग हो रही है ना उनसे। तो बोला लद्दाख को तो यूटी रखने की बात कर रहे हो और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे रहे हो, तो बोला हमें भी स्टेटहुडशिप दो, ठीक है। तो ये चीज़ मांगी इनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। फिर बात ऐसी है, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में एंटर किया जा सकता है, तो इसमें देखते हैं। सितंबर 2019 की बात है जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने ये रिकमेंड कर दिया था कि वाकई में लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका 97% तो ट्राइबल हैं। तो ऐसे में ट्राइबल एरियाज को ही तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 6 शेड्यूल का प्रोविजन ऐड किया हुआ है। तो बोले ज़रूरी है इनको थोड़ा सा इस प्रोटेक्शन देने के लिए, जिससे कि वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इससे आगे अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अभी 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है। तो इसके बाहर एक भी ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पर 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है। हाँ, अगर कहीं पे शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां पर अगर एप्लीकेबल है तो वो है 5th शेड्यूल, ठीक है। 5वें शेड्यूल के अंतर्गत दूसरे स्टेट्स में एप्लीकेबल है ट्राइबल जो एरियाज हैं उनके ऊपर रिजीम सेपरेट 5th शेड्यूल के अंडर। 6 शेड्यूल केवल नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल है, ठीक है। जबकि आप देखो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर भी ट्राइबल एरियाज हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं रखा जा रहा है 6 शेड्यूल में। तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये होम मिनिस्ट्री ने अपने जवाब में कहा। बोला 5th शेड्यूल अवेलेबल है ना, उसी में हम कर देंगे। फिर देखो बात आ जाती है कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद में वहाँ पर लोकल इलेक्शंस कंडक्ट कराने की बात की, पर वहाँ पर जब अमित शाह, यहाँ के जो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो जब गए तो वही बात थी कि ऑब्जेक्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बंद हो रहे हैं लद्दाख में, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा।
सिक्स शेड्यूल की डिमांड को लेकर के। तो सिक्स शेड्यूल को नहीं पढ़ा अभी तक भी तो रिवाइज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि वेज और नॉन वेज ये क्या है और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है और जो भी फूड प्रोडक्ट है उनको। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, नहीं तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएंगे। मुद्दा ये है कि जो भी फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, वो प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है या फिर वो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड है, बोलो उन चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है। और साथ में हाँ परसेंटेज मत बताओ चाहे कि हाँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज कितना परसेंट मटेरियल नॉनवेज का है कितना वेज का है, पर कम से कम शो तो करो। क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है और कुछ रिलीजन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नॉनवेज को अलाउ नहीं करते अपनी फूड हैबिट्स में। तो उस केस में, या फिर जैनिज्म की बात कर लो, तो उस केस में उन लोगों को ये आइडिया लग जाए पैकेज फूड पे कि बाहर लगा हुआ है कि हाँ एक स्क्वायर है छोटा सा और उसमें ब्राउन सर्कल बना हुआ है, तो आइडिया लग गया कि हाँ जी नॉनवेज है इसमें। और अगर ग्रीन है सर्कल यहाँ पे छोटा वाला, आप देखते हो ना फूड पैकेज फूड पे, तो उससे पता पड़ जाता है कि हाँ वेजिटेरियन है। बट कुछ कंपनी वाले वो क्या करते हैं, शो ही नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो बोला ये लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 अवेलेबल है ऑलरेडी, उसमें रेगुलेशन 2.2.2 क्लॉज 4 ये अवेलेबल है, ठीक है जी। ऐसे में देखो मुद्दा जो है वो हाईलाइट हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। लेबलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है ये आपको बता ही दिया कि भाई कोई वेजिटेरियन कंजम्पशन करना है, कोई नॉन वेज खाना चाहता है कोई, और साथ में ये भी है कि कौन कौन से मटेरियल उसमें ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड है, फ्रेश वाटर या मरीन एनिमल्स हैं उनका मटेरियल है, या फिर एग्स हैं, एनिमल से ओरिजिनेटेड कुछ मटेरियल है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ के, तो बोलो उनको नॉन वेज में ही कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। स्पेसिफाइड डायमीटर में ब्राउन कलर का सर्कल है तो नॉनवेज हो गया, ग्रीन कलर का सर्कल है तो वेजिटेरियन हो गया, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। और एग के लिए तो ये भी है कि जो ब्राउन कलर का सर्कल उसके पास में ये लिखा जा सकता है कि हाँ ओनली एग कंटेनिंग, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसे मेंशन किया जा सकता है। अच्छा सवाल ये कि कोर्ट में मुद्दा कैसे पहुंच गया। देखो राम गौ रक्षा दल जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रस्ट है जिसका मेन काम है गायों को प्रोटेक्ट करना, तो उन्होंने अक्टूबर में अपनी तरफ से ये बात कही कि बोले लॉस तो आपके पास में है, बोला इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है ग्राउंड लेवल पे, तो इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करो। तब ये नामधारी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि वेजिटेरियन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म पे विश्वास करते हैं। तो बोला एनिमल प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप हाईलाइट नहीं करवा रहे हो ढंग से, तो ये चीज़ आ गई। फिर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा वो आपको पता ही है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली नहीं फॉलो किया गया तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड फसाई जो एक्ट है ना FSSA एक्ट 2006 का, बोलो उसके अंडर में स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है ना, सज़ा दी जाएगी, ओके। क्योंकि देखो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन अपने हिसाब से जाते हैं। ऐसे तो आप छुपा करके हर किसी को, कोई वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करता है तो उसको आप नॉन वेज खाना खिला दोगे तो उसके रिलीजन को तो आपने ख़राब कर दिया, राइट, उसके बिलीफ सिस्टम को बिगाड़ दिया। तो ऐसे में तो हमारे जो राइट टू रिलीजन है आर्टिकल 25, तो वो वो प्रॉब्लम में आ गया। क्योंकि हम क्या कहते हैं, फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट देयर रिलीजन एंड बिलीफ, इसके लिए राइट दिया हुआ है सीधा सीधा। तो आप कल्चरल सेंसिबिलिटी और सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्म्स एंड द मैन, कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान की गई थी, स्ट्रेटेजी क्रिएट की गई थी बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए। बांग्लादेश में न्यूली लिबरेटेड बांग्लादेश में 1972 में यंग डिप्लोमेट चंद्रशेखर दास गुप्ता उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्हीं का इंटरव्यू है। तो मुद्दा ये है अटैक करने की प्रोग्राम तो देखो तैयार हो चुकी थी, आप मान के चलो मार्च अप्रैल में, कि हाँ कैसे भी करके अब इंडिया जो है वो बांग्लादेश में इंटरवीन करेगा। पर फिर भी लगभग अब मार्च अप्रैल से लेकर के आप देख लो 7-8 महीने का गैप आ गया। दिसंबर में जाकर के 3 दिसंबर 1971 को इंटरवीन किया ओपनली। पर उसके पीछे एक जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ये कह रही थी कि कैसे भी करके हमें इंटरनेशनल जो एक सपोर्ट की ज़रूरत है, फेवर की ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए। क्योंकि टाइमिंग अगर जल्दबाजी में बिगड़ जाए
तो वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ में ये आवाज़ थी देखा जाए तो, क्योंकि सीधी सी बात है, वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकर्स ज़्यादा, ईस्ट पाकिस्तान में थे बंगाली स्पीकर्स। अब वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब होता क्या है, 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान वो जीत जाते हैं, पर उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता। उल्टा ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली स्पीकर्स थे उन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ करनी शुरू कर दी पाकिस्तानी मिलिट्री ने। रिजल्ट क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस, ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग इंडिया में आना शुरू हो चुके थे। तो फिर इंडिया ने अपनी एंट्री मार ली, पर उसके पहले अपनी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी तैयार की। उसके आप देखो फर्स्ट कदम क्या था कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करनी शुरू की बांग्लादेश के लिए, कि कैसे भी करके बांग्लादेशी लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलो वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ये पॉइंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना जरूरी था। दूसरा जो डिप्लोमेटिक स्टेप था दैट वाज कि भाई कैसे भी करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझाना कि ईस्ट बंगाल में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस आ रहा है और इंडिया जैसे नेबरिंग कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जा रही है। तीसरा पॉइंट ये कि भाई कैसे भी करके सोवियत यूनियन का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, कारण कि सोवियत यूनियन ही एक ऐसा कंट्री था जो कि इंडिया को डिफेंड कर सकता था, क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा था, यूएसए की डोमिनेंस थी, चाइना और पाकिस्तान की वैसे बनी हुई थी अच्छे से। जैसे आपने सुना, आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से सक्सम वैली है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर कश्मीर के ऊपर ही ऊपर, वो वाला एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है। तो चाइना और पाकिस्तान तो हमेशा से वैसे रिलेशनशिप में अच्छे रहे, पर उस टाइम पर तो यूएसए का भी सपोर्ट पाकिस्तान को अच्छा था। तो सोवियत यूनियन के साथ में जब फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि चाइना को और यूएस को टैकल करने के लिए हमें भी कोई बैकिंग में, वही बैलेंस ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसा रेजोल्यूशन ना आ जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ऑर्डर्स निकल जाएं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, यूएनएससी में सोवियत यूनियन का हमें सपोर्ट मिला, और जब कभी भी रेजोल्यूशन लाने की बात की गई ना बांग्लादेश के इस कॉज के अगेंस्ट में, तो यूएसएसआर ने उसको वीटो कर दिया। और इंडिया का जो मेन टारगेट था वो था लिबरेट करवाना, और लिबरेशन मिल गई, ठीक है जी। तो ये था पूरा मुद्दा, स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी। आप भी अगर डिप्लोमेट बनते हो फ्यूचर में तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप समझो, ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर फॉर्मर डिप्लोमेट ने अपनी शेयर कर दी है, राइट। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बेस पे आज वैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग हुई, और मुद्दा आपको पता ही है यूक्रेन वाला, क्योंकि वेस्ट मिल करके काउंटर करना चाह रहा है रशिया को। रशिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं उसके पीछे आपको पता है 2014 का क्रीमिया वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के। इसके अलावा ईरान ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो एटॉमिक वॉच डॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, तो बोलो उसके नए कैमराज को इंस्टॉल करना अलाउ कर दिया गया है ईरान के द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ओके। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद, ठीक है, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, तो उनको लेकर के बहुत ज़्यादा, अब आपको पता है टिग्रे रीजन और ये इथियोपिया वाला जो मेन फोर्स है इनके बीच में, टिग्रे रीजन में क्या वहाँ पर डिमांड हो रही है कि हमें सेपरेशन चाहिए, है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो टिग्रे इथियोपिया में लोकेटेड है, ये आप जरूर देखें, मैप आप खुद से देखोगे आज, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस न्यूज़ है उन पे नज़र डालनी ज़रूरी है। पहली न्यूज़ तो ये कि जो अभी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है ना रिसेंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, SIPs में, ठीक है, तो उसमें सेमी अर्बन या स्मॉल अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के केसेस देखने को मिले। केसेस मतलब ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पर्टिकुलरली अगर देखें तो जिन लोगों की एनुअल इनकम 5 लाख या उससे कम है, उन लोगों ने अभी लगभग 1.3 करोड़, उन लोगों में से लगभग 1.3 करोड़ इन्वेस्टर्स निकल के आए हैं। उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, या फिर कह दो कि जितने इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं ना उनका 70.01% तो 5 लाख से कम तनख्वाह वाले या कम इनकम वाले लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जिनकी एनुअल इनकम है उनका अगर देखो तो वो लोग भी, उनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेनली तो सेमी अर्बन एरियाज से अभी इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है स्टॉक मार्केट में,
इसके अलावा आप देख सकते हो इधर जो पब्लिक जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है और जो क्रिप्टो करेंसी वाला बिल है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, कारण कि अभी थोड़ा और डेलिब्रेशन होगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ड्यू हैं। तो ठीक है, इन एक्ट्स को हमने ऑलरेडी देख लिया था डिटेल में, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे नहीं। अगर आपको देखना हो तो इस पर एक बार आप नज़र ज़रूर डाल लेना। मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर यह आर्टिकल है, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप रीडिंग मार लेना खुद से, क्योंकि चीज़ें हैं वो रिपीट ही हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस यही है कि एक बार होल्ड पे रखा जा रहा है। बस ये ध्यान रखना, एक तो BN श्री कृष्णा कमेटी, ये डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र डालोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देख लो, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। बात ऐसी है कि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जैसे चिप, डिस्प्ले यूनिट्स, तो उसके लिए एक बूस्ट देने की बात की है और लगभग 76,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की बात की है, जिससे कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको राइज किया जाए कंट्री में। इसमें मेन टारगेट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन लेना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। आने वाले एक दशक में 85,000 से 1 लाख इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी इन पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा ये बात बोली गई है, ठीक है। इंडिया की तरफ से टाटा ग्रुप है, वो अपनी तरफ से रेडी है, और इंटरनेशनली देखें तो इंटेल, TSMC, टेक्सास, ये सब यहाँ पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बिजनेस हाउसेस की एंट्री पर्टिकुलरली देखी जाए बैंकिंग सिस्टम में, तो उसको लेकर के मुद्दा अभी भी हाईलाइटेड है। क्योंकि देखो, वैसे तो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने तो अपनी तरफ से बोल दिया था कि हाँ भाई, बड़े बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस हाउसेस को एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि NBFCs में भी तो है ऑलरेडी काम करने वाले। पर वही चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई लोन लेने वाले और लोन देने वाले अगर एक ही बंदे हो गए तो फिर बाद में लोगों को कहाँ फिर बैंकिंग का फ़ायदा होगा। ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जिस तरीके से 1969 में नेशनलाइजेशन से पहले हुआ करता था, ठीक है जी। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, और कुछ बच रहा हो तो आप एक बार नज़र ज़रूर डाल लेना कन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।